बनते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसके बारे में हमने देखा। आज जो हम देखने वाले हैं वो है ग्लेशियर्स। ये थर्ड जियोमॉर्फिक एजेंट्स है जिसकी वजह से कैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं और कौन से बनते हैं और कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो ग्लेशियर्स होते क्या है, पहले तो ये देखना है हमें कि ग्लेशियर की डेफिनेशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लेशियर्स, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर दी गई है। एक रिवर टाइप ऑफ ही ये ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे कि रिवर जैसे बहती है वैसे ही ग्लेशियर की भी रिवर ही होती है। मतलब ग्लेशियर भी एक रिवर काइंड ऑफ ही होते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही धीमी होती है ग्लेशियर की। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ ये जो इमेज है इसमें दिखाया है, ये क्या है, ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर कुछ नहीं होता, एक शीट होती है, मास ऑफ आइस मूविंग एज अ शीट ओवर द लैंड। मतलब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पाइडमोंट glaciers, if vast sheet of ice is spread over the plains at foot of mountains as linear flow down slope of mountains in a broad trough like valleys, the mountain and valley glaciers are called glaciers। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में यही होता है कि जैसे एक शीट होती है, इस तरह की एक शीट होती है, कॉन्टिनेंट में ले लो या जैसे माउंटेन वाले एरिया में ले लो, तो ये ऐसी शीट होती है जो कि धीरे धीरे स्लोली एक लीनियर स्लोप होता है माउंटेन्स में, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ये जो है इसका जो ये इस तरह से ब्रॉड होता है, ये जो है ये उसकी विड्थ बोलते हैं। तो ये ब्रॉड होता है और धीरे धीरे ये चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियर्स बोलते हैं। इनके लेक्स भी होते हैं, ग्लेशियर लेक्स भी होते हैं, ठीक है। और ग्लेशियर से पानी भी टपकता है, मतलब ऑब्वियसली वो वाटर से बनी है तो पानी भी टपकेगा ना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ग्लेशियर इनको बोला जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। जैसे कि वाटर का फ्लो होता है वैसे ग्लेशियर की मूवमेंट नहीं होती है। द मूवमेंट कुड बी अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू अ फ्यू मीटर्स अ डे। एक तो मतलब ये सेंटीमीटर में या एक मीटर की तरह ही बहता है, मतलब एक दिन में इतना ही बहता है ये, मतलब इसकी स्पीड इतनी ही होती है। So glacier move basically because of the force of gravity। तो ग्लेशियर क्यों अपनी जगह से हिलते हैं, क्यों इनकी मूवमेंट होती रहती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से उनकी मूवमेंट होती है ग्लेशियर की। तो यहाँ पे हमने ग्लेशियर्स देखे, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं, मैं जस्ट पढ़ूंगी। वी हैव मेनी ग्लेशियर्स इन आवर कंट्री मूविंग डाउन द स्लोप्स एंड वैलीज इन हिमालयस। हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर है जो कि स्लोप से और वैली से मतलब हिमालय में बहते हैं। सो हायर रीचेस ऑफ उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर आर प्लेसेस टू सी सम ऑफ देम। सबसे ज्यादा उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आपको यहाँ पे ग्लेशियर्स दिखाई देंगे। डू यू नो वेयर वन कैन सी रिवर भगीरथी इज बेसिकली फेड बाय मेल्ट वाटर्स फ्रॉम अंडर द स्नॉट, मतलब गोमुख ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। मतलब ये भगीरथी जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसको वाटर मिलता है, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है। इनफैक्ट अलकपुरी ग्लेशियर्स फीड्स वाटर टू अलकनंदा रिवर। हमने गंगा रिवर सिस्टम लास्ट टाइम देखा था, लास्ट ईयर में देखा था, तब हमने ये अलकनंदा रिवर के बारे में देखा था। तो जो अलकनंदा रिवर है इसको कहाँ से वाटर मिलता है, तो उसको वाटर अलकपुरी ग्लेशियर से मिलता है। रिवर्स अलकनंदा एंड भगीरथी ज्वाइन टू मेक रिवर गंगा नियर देवप्रयाग। तो ये आपको गंगा के यहाँ पे इसका पूरा डिटेल में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे देखे ग्लेशियर्स के बारे में, कैसे ग्लेशियर से रिवर को वाटर मिलता है। इरोजन बाय ग्लेशियर्स इज ट्रिमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन
caused by sheer weight of the ice। आपने देखा होगा जब वाटर ऐसे आप फेंक के मारते हो तो इतना जोर से नहीं लगता, लेकिन जो फ्रीज वाटर होता है, मतलब जो बर्फ में वाटर आ जाता है और बर्फ फेंक के मारते हो तो बहुत तेजी से लगता है। तो वैसे ही जब भी किसी लैंड फॉर्म का या किसी भी हिमालय का ले लो, मतलब माउंटेन का अगर इरोजन होता है ग्लेशियर की वजह से, तो ये वो ज्यादा ही मतलब तीव्र होता है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ग्लेशियर में वेट ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। ठीक है। द मटेरियल प्लक्ड फ्रॉम द लैंड बाय ग्लेशियर्स, सॉरी, यूजुअली लार्ज साइज एंगुलर ब्लॉक्स एंड, मतलब अब देखो ग्लेशियर मतलब उसमें बर्फ होती है तो बिल्कुल वैसे ही होगा ना, ब्लॉक ही होगा। फ्रैगमेंट्स होते हैं, कभी कभी ब्लॉक्स होते हैं, कभी कभी फ्रैगमेंट्स होते हैं, कभी कभी इस तरह से, कभी इस तरह से होते होंगे। गेट ड्रैग्ड अलोंग द फ्लोर्स और साइड्स ऑफ द वैलीज एंड कॉज ग्रेट डैमेज थ्रू अब्रेजन और प्लकिंग। मतलब ये क्या करते हैं, इनकी वजह से इरोजन होने लगता है माउंटेन का। ग्लेशियर कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन अनवेदर्ड रॉक्स। जो जिन मतलब वेदर रॉक कैसे होते हैं, अगर ये बड़ा सा रॉक मान लो, इसको वेदरिंग करनी है तो इसके छोटे छोटे पीसेस होंगे, राइट। लेकिन अनवेदर मतलब इतने बड़े बड़े बोल्डर्स रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो इसको भी इरोड कर सकते हैं, इसको भी डैमेज कर सकते हैं ग्लेशियर्स। तो इतनी उनमें स्ट्रेंथ होती है ग्लेशियर। एंड कैन रिड्यूस हाई माउंटेन्स इनटू लो हिल्स एंड प्लेन्स। और अगर बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए ना इस तरह से तो इनको एक हिल में या इनको एक प्लेन में, मतलब इस तरह से लाने में कौन ज्यादा हेल्प करता है, मतलब कौन ज्यादा कंपेरिजन नहीं है, बट ग्लेशियर इनको एक हिल्स में या प्लेन्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी उनके अंदर पोटेंशियल होता है ग्लेशियर के अंदर। ठीक है, तो अब हमें देखना है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। बाद में हम देखेंगे ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। एज अ ग्लेशियर कंटिन्यू टू मूव, डेब्रिस गेट रिमूव्ड, divides get lowered, and eventually slope is reduced to such an extent that glacier will stop moving, leaving only a mass of low hill and vast outwash plains along with other depositional features। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर की वजह से इरोजन होता है तो उसको हमें देखना है कि कैसे इरोजन होता है और कौन से उसके फॉर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं तो उनके फॉर्म्स, मतलब अगर ग्लेशियर की वजह से इरोजन होता है और उसके बाद जो पीछे चीजें रहती है तो उसको क्या क्या बोला जाता है, मतलब कौन से लैंडफॉर्म्स में वो आते हैं, तो उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है इरोजनल लैंडफॉर्म में, इसका इरोजन होके बस यही एक चीज बची है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्क, मतलब इसका मीनिंग होता है सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर होता है। सर्क जो होते हैं, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन गूगल से सर्च करके डाली है। अ हाफ ओपन स्टीप वाइड हॉलो एट हेड ऑफ अ वैली और ऑन अ माउंटेन साइड फॉर्म बाय ग्लेशियल इरोजन। एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। एक्चुअली मैंने इसको मीनिंग ही बताया ना, सर्कुलर होते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक माउंटेन है, कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाती हूँ। ये माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन है, मान लो एक ही माउंटेन है। इसके कितने साइड आते हैं, ये वाला एक साइड, ये वाला इसके पीछे वाला एक साइड, 4 साइड आते हैं। ठीक है, तो अब माउंटेन नीचे तो इसका बेस ब्रॉड है, ऊपर श्रिंक हो गया, नैरो बन गया है। लेकिन जब इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ओले गिरते हैं या बर्फ गिरती है या फिर वाटर फ्रीज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जमा हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम इधर साइड भी होते होंगे और पिछले साइड मतलब इसके पीछे वाली जो साइड है उसके ऊपर भी होते होंगे। जैसे ही ये स्नो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है,
ठीक है। तो इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे वो अपनी जगह भी बना रहा है ना, माउंटेन के ऊपर अपनी जगह भी बना रहा है। जैसे ही ये जो स्नो है पिघल जाएगा तो इसके नीचे एक मार्क रहेगा या इसके नीचे एक गड्ढा मिलेगा आपको। जितना जैसे जैसे स्नो यहाँ पे इकट्ठा हुआ था वैसे वैसे यहाँ पे आपको मार्क मिलेगा। जैसे आपने देखे होंगे ना, आपकी जो अगर बिल्ली है वो गीले मिट्टी के ऊपर से जाएगी तो उसका जैसे उसके पैर जैसे उसके ऊपर बनते जाते हैं, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे जैसे ग्लेशियर मतलब जैसे यहाँ पे स्नो इकट्ठा हुई थी तो वैसे ही उसी शेप में यहाँ पे वो स्ट्रक्चर रह जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं हम। इस तरह से वो बनता रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो सेम इधर साइड भी वैसे ही बनेगा, सेम इधर साइड से भी बनेगा, पिछले साइड से भी बनेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सर्क। एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यही बोला है डेफिनेशन, सर्क्स आर द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। ये कॉमन लैंडफॉर्म होते हैं ग्लेशियर माउंटेन्स में। द सर्क्स क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैलीज। जो सर्क्स होते हैं ये ग्लेशियल वैलीज में कॉमन होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। द एक्यूमुलेटेड आइस कट्स दीज सर्क्स व्हाइल मूविंग डाउन माउंटेन टॉप्स। जो एक्यूमुलेटेड होता है आइस, जो आइस होता है या स्नो लीजिए, वो जैसे ही पिघल के नीचे चला जाता है वैसे ही वहां पे शेप रहता है, वही मैंने बताया आपको। एंड दे आर डीप लॉन्ग वाइड। वो डीप होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वाइड ट्रफ्स भी होते हैं और ये बेसिन्स भी बोल सकते हैं उसको। विथ वेरी स्टीप कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज साइड्स, ठीक है। A lake of water can be seen quite often within the cirques after the glacier disappear। तो अभी देखो ये गड्ढा टाइप सा बना है ना सर्कुलर, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे वाटर भी दिखाई देगा, ठीक है। सच लेक्स आर कॉल्ड सर्क और टार्न लेक्स। टार्न्स मतलब यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है तो वैसे वाले को टार्न लेक बोला जाता है, सर्क लेक भी बोलते हैं। जो पहले यहाँ पे आइस फिक्स हुआ था लेकिन आइस पिघलने के बाद जो बचा कुचा है और उसके अंदर वाटर होगा तो वही लेक बन जाता है। सो देयर कैन बी 2 or more सर्क्स, वन लीडिंग इनटू अनदर डाउन बिलो इन अ स्टेप्ड सीक्वेंस। मतलब अगर यहाँ पे एक सर्क बना है तो यहाँ पे भी एक बन सकता है या यहाँ पे भी एक बन सकता है। ऐसे नहीं कि बस एक ही बनेगा, ऐसे नहीं है। एक साइड पे 2-3 भी हो सकते हैं, अगर जैसी जगह है वैसे बनेगा। तो नेक्स्ट लैंडफॉर्म यहाँ पे हमने देखा कि सर्क कैसे बनते हैं। नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म है वो ग्लेशियर का, वो है हॉर्न्स एंड सेरेटेड रीजेस। हॉर्न्स क्या होते हैं, मैं देखो आपको मैंने अभी बताया ना, ये इस तरह से ये सर्क बन रहे हैं तो इनके बीच में इवेंचुअली क्या होगी, यहाँ पे बाउंड्री बनेगी और ये ऊपर का जो रह गया है इसको क्या बोलेंगे हम, हॉर्न्स बनेंगे, इसको बोलते हैं हॉर्न्स, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हॉर्न्स फॉर्म थ्रू हेड वर्ड इरोजन ऑफ सर्क वॉल्स। सर्क मतलब इरोजन सर्क की वजह से सर्क है, अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा इस तरह से सर्क बना है इस तरह से, तो क्या ये इतना ही रहेगा, थोड़ा सा स्प्रेड होगा ना। तो दूसरा भी सर्क इधर है, इसके पीछे भी एक सर्क है, इधर भी सर्क है, तो इनकी बाउंड्री मिलेगी तो वहां यहाँ पे एक सिर्फ टोक ही रह जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं हॉर्न्स। तो ये आपको यहाँ पे लैंग्वेज याद रखनी है, मतलब मैं तो अपने आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आपको लैंग्वेज याद रखनी है। If 3 or more radiating glaciers cut the headward मतलब ऊपर की साइड पे, until their cirques meet, high sharp pointed and steep sided peak called horns। मैंने बोला ना ये सर्क जो होते हैं मीट करते हैं और इनकी वजह से हाई और शार्प पॉइंट ऊपर की साइड पे बनता है, पिक्स बनते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, हॉर्न्स बोले जाते हैं। एंड दी डिवाइड्स बिटवीन सर्क साइड्स वॉल्स, हेड वॉल्स गेट नैरो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन एंड टर्न इनटू serrated और saw toothed ridges, sometimes referred to as arêtes। देखो इसको ही अरेट्स बोलते हैं, ठीक है। विथ वेरी शार्प क्रेस्ट एंड झिगझैग आउटलाइंस। आपको यहाँ पे आपको एक ये देखनी चाहिए, ये जो है
डायग्राम। तो ये zigzag एकदम ऐसे आपने देखा होगा इस तरह से कर्व ऐसे माउंटेन के ऊपर बना हुआ होता है, उसी को अरेट बोलते हैं। आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये ही अरेट्स होते हैं। और ये कैसे बनते हैं, जो सर के वॉल होती है ना, वो इस तरह से एकदम इरोजन होके होके पतली बन जाती है, तो एक दूसरे से मिल जाती है। तो मिलने के बाद जिस तरह से ये झिगजैग मैनर में एकदम तीव्र मतलब एकदम ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको एरेट्स बोलते हैं। और ये हॉर्न है, यहाँ पे ये क्या है, ये सर्क है, यहाँ पे भी देखो वैसे बने हैं सर्क, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हॉर्न बने हैं। और यहाँ पे हैंगिंग वैली इस तरह से होती है, यहाँ पे से ये जा रहा है, यहाँ पे वैलीज है। तो इस तरह से अगर वैलीज बनती है ऐसे ऊपर की साइड पे कट हो रहा है और ऊपर के साइड पे ऐसे वैलीज बन रही है, तो उसको हैंगिंग वैलीज बोला जाता है, ठीक है। और ये लैटरल मोरेन है, यहाँ पे अंदर के साइड पे बने हुए हैं। तो बस इतना ही। और ये आउट वॉश प्लेन है और ये टर्मिनल मोरेन है। तो इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो हमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिज देखे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको अल्प्स माउंटेन में दिखाई देगा, उसका नाम है मैटरहॉर्न, ठीक है। ये सबसे फेमस हाईएस्ट पिक है अल्प्स में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और हिमालय में एवरेस्ट आर इन फैक्ट हॉर्न्स फॉर्म्ड थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ रेडिएटिंग सर्क्स। तो ये हिमालय में भी मतलब एवरेस्ट पे भी आपको ये दिखाई देगा। तो ये एग्जाम्पल याद रखे, शायद हो सकता है आप मेंस में भी लिख सको एग्जाम्पल के तौर। और यहाँ पे थर्ड है जो हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर की वजह से। तो ग्लेशियल वैलीज और ये ट्रफ्स कैसे बनते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखना है। बेसिकली ग्लेशियर्स आर लाइक अ जायंट रिवर्स ऑफ द आइस दैट स्लोली फ्लो डाउन हिल। मतलब रिवर की तरह ही होते हैं, मैंने बोला ना, बट स्लोली स्लोली वो नीचे आते हैं, हिल के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्लेशियल वैलीज कैसे बनती है। ग्लेशियल वैलीज आर ट्रफ्स लाइक एंड यू शेप्ड होती है, मतलब इस तरह से होते हैं, विथ ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स। ये स्मूथ होते हैं और इसकी साइड जो होती है वो स्टीप होती है। द वैलीज में कंटेन लिटर डेब्रिस और डेब्रिस शेप्ड एज अ मोरेन्स विथ स्वैम्पी अपीयरेंस। तो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था आपको, ये मोरेन्स इस तरह से होते हैं। यहाँ पे ये वैली मतलब ये हैंगिंग वैली है ऊपर की, यहाँ पे डिप्रेशन है और इसी से थ्रो होके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये लैटरल मोरेन है, मतलब साइड साइड वाले। और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे टर्मिनल मोरेन्स है, ठीक है। नीचे ज्यादा गए क्या? हाँ, आगे। तो यहाँ पे हमें देयर में बी लेक्स gorged out of rocky floor or formed by debris within the valleys, and there can be hanging valleys at an elevation on one or both side of the mountain glacial valleys। glacial valleys जैसे कि मैंने बोला, ये भी ये glacial valley है, इधर के साइड पे जो है, इधर के साइड पे जो है, इस तरह से वैलीज बनती है ना, इस तरह से ये हैंगिंग वैलीज बनती है। हमने देखा था इसमें एलिवेशन मतलब ऊपर की साइड पे होती है, ठीक है। एंड द फेसेस ऑफ डिवाइड्स और स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज ओपनिंग इनटू मेन ग्लेशियल वैलीज। मतलब देखो ना, यहाँ पे ये हैंगिंग वैलीज है और इनका जो माउथ है यहाँ पे मेन वैली में ही इनका ओपन है माउथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ग्लेशियल वैलीज के बारे में देखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे थे, हाँ, वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स फिल्ड विथ सी वाटर एंड मेकिंग अप शोर लाइन्स इन हाई लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड फिरोज्ड। क्या बोलेंगे इसको आप? फिजॉर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन देखना आप अपने अकॉर्डिंग। जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि आप प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग बोल देना या देख लेना, तो लोग ऐसे बोलते हैं मुझे कि आपको पढ़ाना नहीं आता तो क्यों पढ़ाते हो, इस तरह से। देखो, ये तो मेरी मदर टंग नहीं है, इस तरह के वर्ड जो है ये भी फिजॉर्ड्स या फिजॉर्ड्स जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे जैसे आता है वैसे मैंने किया, आप अपने अकॉर्डिंग करें। और हाँ,
आपको नहीं पसंद आता तो मत देखिए, लेकिन किसी को, आपको ये कोई राइट नहीं है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बोले। आपको नहीं पसंद है ना, मत देखो। मैंने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बोला है कि आप मेरा वीडियो देखो या इसको लाइक करो या ये करो। मैं अपनी कोशिश अपनी तरफ से कर रही हूँ। मुझे अपनी स्किल अच्छी करनी है, मुझे अपनी तरफ से अच्छे से मतलब पढ़ाना है। मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रही हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन मैं ऐसे नहीं है कि मैं हार मान जाऊँ और छोड़ दूँ, इस तरह से नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल, हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप बता रहे हो वो सही है, मैं उसमें ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। लेकिन ऐसे एकदम डिसरिस्पेक्टफुल बोलना सही बात नहीं है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ कि आप, मुझे ही नहीं, किसी भी, कोई भी पढ़ा रहा है ना, आपको पसंद नहीं है छोड़ दो। मतलब फालतू की वहां पे कमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से मुझे कहना है। मैं बस अपने लिए नहीं कर रही, किसी और लोगों के लिए भी आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी में काफ़ी चीज़ें हम सीख रहे हैं, हम खुद को कितना बेटर बना रहे हैं। भले ही जॉब लगे या ना लगे, बट इसमें हम एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। तो एटलीस्ट वो तो हमें करना चाहिए, एटलीस्ट हमें अच्छा इंसान तो बनना है। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है बिल्कुल भी, और कोई किसी को चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हमने ये देखे, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे ग्लेशियर से बने हुए। कौन से? एक था सर्क, दूसरा था हॉर्न्स, और थर्ड थी ग्लेशियल वैलीज। अब देखने वाले हैं हम यहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। उसमें देखो क्या क्या आता है, मैंने बेसिकली पहले ही यहाँ पे लिख रखा है। थोड़ा पेन चेंज करती हूँ। यहाँ पे है ये मोरेन्स, एस्कर्स और आउटवॉश प्लेन्स और ड्रम लाइन्स। ठीक है, तो इसके बारे में, ये भी अच्छे से नहीं दिख रहा, रुक जाओ। हाँ, ये पेन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने हैं जो कि ग्लेशियर से बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, द अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर्स कॉल्ड ग्लेशियल टिल। जो ग्लेशियल टिल होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो इरोजन के साथ, जब इरोजन हो रहा होता है ग्लेशियर की वजह से, और ग्लेशियर देखो एक वाटर ही होता है बट फ्रीज वाटर होता है, बट वो मूव करता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा भी मतलब मूवमेंट वाला वाटर होगा ना, तो वो मूवमेंट वाला वाटर जो होता है उसके साथ और कई कई बार ऐसे होता है मूवमेंट करते करते ही वाटर, अगर ज्यादा टेम्परेचर वहां पे लो होगा तो कभी कभी वो वाटर फ्रीज भी हो जाता है। तो वो डेब्रिस जो होता है उस वाटर के साथ भी, वो वाटर के साथ फिक्स हो जाता है वहां पे, इनमें आइस के अंदर फिक्स हो जाता है, तो वो साथ में लेके आता है। और जहां पे भी ये लेके आता है और जहां पे भी ये डेब्रिस छोड़ जाते हैं तो वहीं से वो लैंडफॉर्म बनना शुरू हो जाते हैं ना, जहां पे भी इसका डिपोजिशन होने लगता है डेब्रिस का, जो भी मटेरियल वो साथ लेके आ रहे हैं तो उसका डिपोजिशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल टिल बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रॉक्स फ्रैगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर टू सब एंगुलर इन फॉर्म्स। जो भी टिल्स बनते हैं उसके अंदर क्या होता है? एंगुलर और सब एंगुलर रॉक के फ्रैगमेंट्स होते हैं और उसी से ये बनते हैं टिल। सो स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम साइड्स और लोअर एंड्स ऑफ ग्लेशियर्स। जो स्ट्रीम्स जो होते फॉर्म्स होते हैं वो किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? जो भी मेल्टिंग आइस है, जो भी एट बॉटम, उसी की वजह से ये स्ट्रीम्स फॉर्म होती हैं। Some amount of rock debris small enough to be carried by much such melting water streams is washed down and deposited. जो भी मेल्टिंग आइस होता है या मेल्टिंग वाटर है जिससे भी स्ट्रीम आ रही है, उसी के साथ जो डेब्रिस आता है या वॉश आउट होता है, जो भी मटेरियल है वही नीचे आके वो डिपॉजिट होने लगता है। सच ग्लेशियो फ्लोवियल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड आउटवॉश डिपॉजिट। तो जिस तरह से, इस तरह से अगर वो डिपॉजिट मटेरियल आके डिपॉजिट हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? आउटवॉश डिपॉजिट बोला जाता है। अनलाइक टिल डिपॉजिट जस्ट फ्रैगमेंटेड रॉक्स होते हैं, वो साथ आके डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं? स्ट्रीम के साथ आते हैं। जो स्ट्रीम बनी होती है ना, किससे? मेल्टिंग आइस से जो स्ट्रीम बनती है
उसी के साथ जो भी मटेरियल आता है और उससे जो डिपोजिशन होता है उसको बोला जाता है आउटवॉश डिपॉजिट, बट ये टिल से अलग है, ठीक है। एंड द आउटवॉश डिपॉजिट्स आर रफली स्ट्रेन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड एंड असॉर्टेड, वो उसकी अलग अलग लेयर्स बन जाती है। तो ये यहाँ पे जो भी फ्रैगमेंटेड रॉक्स है उसकी, एंड the rocks fragments in outwash deposit are somewhat rounded at their edges. So यहाँ पे फिगर दी है उसके अंदर हमें देखना है, and few depositional landforms commonly found in glaciated areas. जो भी ग्लेशिएटेड एरियाज है उसी में कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो वहीं पे फॉर्म हो जाते हैं। तो बस बेसिकली यहाँ पे जब भी बात होती है डिपोजिशनल की, इरोजन की, मतलब मटेरियल वहां पे इरोड होके जगह कुछ तो जगह बन रही है, ठीक है। और जहाँ पे डिपोजिशन की बात आती है कहीं से तो मटेरियल आ रहा है और वहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, इस तरह से हमें याद रख लेना है। तो अभी यहाँ पे मोरेन्स की बात आ रही है तो ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। हमने ऊपर देखा था इसका स्ट्रक्चर। दे आर लॉन्ग रीच ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल्स। ग्लेशियल टिल्स में क्या होता है, फ्रैगमेंटेड रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इसी से जो भी ये फ्रैगमेंटेड रॉक्स होते हैं तो इस तरह से ये बनने लग जाते हैं, इस तरह से यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है तो इस तरह से ये बनते हैं। जो इस तरह से ये रीज बनती है इसी को क्या बोलते हैं, मोरेन्स बोलते हैं। टर्मिनल मोरेन्स आर लॉन्ग रीजेस ऑफ डेब्रिस, और जो टर्मिनल मोरेन्स होते हैं उसके अंदर डेब्रिस होते हैं और इसके अंदर ग्लेशियल टिल्स होते हैं, किसके, सिर्फ मोरेन्स के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मोरेन्स देखे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये आउटवॉश प्लेन इस तरह से बनता है, ये एस्कर है यहाँ पे, आगे देखेंगे उसके बारे में। ये आउटवॉश प्लेन है, इस तरह से बनते हैं। और खास करके हमें यहाँ पे टर्मिनल मोरेन्स, ये है टर्मिनल मोरेन्स और ये पूरी रिज है, ठीक है। जो नीचे आते हैं वो टर्मिनल, मतलब डेब्रिस जो है वो टर्मिनल मोरेन्स होते हैं। यहाँ पे ये रिज बनी है पूरी डेब्रिस की इस तरह से, और ये आउटवॉश यहाँ पे बना हुआ है। और ये डर्म लाइंस है, इस तरह से बनती है डर्म लाइंस, इस तरह से। तो उसको हम नीचे देखेंगे। और ये एस्कर है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। ये मैंने बस आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया नेम्स, बाकी हमें यहाँ पे देखना है। तो हम मोरेन्स देख रहे हैं तो उसमें हमें देखना है डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के एंड में ये डिपॉजिट होते हैं। लैटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग द साइड्स ऑफ पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज। जो लैटरल मोरेन्स होते हैं, जो ग्लेशियल वैली होती है उसके पैरेलल ही बनते हैं। और लैटरल मोरेन्स में जॉइन टर्मिनल मोरेन्स एंड फॉर्मिंग अ हॉर्स शू शेप्ड रिज। तो आपको अगर पूछा जाए कि हॉर्स शू शेप्ड रिज जो बनती है वो किससे बनती है, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि जो लैटरल मोरेन होते हैं, मतलब साइड वाले मोरेन जो बनते हैं, और जो टर्मिनल मतलब लास्ट में जो बनते हैं, टर्मिनल का तो मीनिंग आपको पता है, जो लास्ट में बनते हैं उनसे ये ज्वाइन हो जाते हैं ना यहाँ तक आकर, तो वही वहां उसी को बोला जाता है हॉर्स शू शेप्ड रिज, मतलब उस तरह से बनी होती है। एंड देयर कैन बी many lateral moraines on either side in a glacial valleys। वहां पे बहुत सारे lateral moraine हो सकते हैं। these moraines partly or fully owe their origin to glaciofluvial waters pushing up materials to the sides of glaciers, ठीक है। so many valley glaciers retreating rapidly leave an irregular sheet of till over their valley floors। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट ले लेती हूँ। सच डिपॉजिट वेरिंग ग्रेटली इन थिकनेस एंड इन सरफेस टोपोग्राफी आर कॉल्ड ग्राउंड मोरेन्स, ठीक है। और द मोरेन इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशियल वैली, सेंटर ग्लेशियल वैली के सेंटर में बनते हैं, वो फ्लैंक्ड होते हैं बाय लेटरल मोरेन्स एंड उसको क्या बोला जाता है, मेडियल, मतलब जो मिडल में आते हैं उसको मेडियल मोरेन्स बोला जाता है। और ये ग्राउंड जो है डिपॉजिट वेरिंग ग्रेटली इन थिकनेस, मतलब जिसमें थिकनेस होगा सरफेस टोपोग्राफी के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड मोरेन्स बोला जाता है,
एंड समटाइम्स मेडियल मोरेन जो होते हैं आर इनडिस्टिंगिशेबल फ्रॉम ग्राउंड मोरेन्स। इन दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है एस्कर। एस्कर्स जो होता है व्हेन ग्लेशियर मेल्ट इन समर द वाटर फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द आइस और सीप्स डाउन अलोंग द मार्जिन्स और इवन मूव्स थ्रू होल्स इन द आइस। तो ये जो एस्कर जो है कब बनते हैं, जब समर में ग्लेशियर वाटर मेल्ट होता है और वो जो है नीचे आ जाता है, वो वाटर जो है फ्लो होके नीचे आ जाता है और उससे जब एक मार्जिन बन जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, एस्कर बोला जाता है। ऊपर हमने उसके देखा भी था, इस तरह से एक मार्जिन बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्कर बोलते हैं। ठीक है। एंड दीज वाटर एक्यूमुलेट बेनेथ the glacier and flow like streams in a channel beneath the ice, and such stream flow over the ground, not in a valley cut in the ground, with ice forming its banks. Very coarse material like boulders, blocks, along with some minor fraction of rocks, debris carried into this stream settle in the valley of ice beneath the glacier, and after the ice melt can be found as a sinuous ridge called esker. तो देखो एस्कर इस तरह से बनता है, हमने यहाँ पे देखा है ना, इस तरह से एस्कर बनता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एस्कर की डेफिनेशन हमने देखा। एस्कर के अंदर बोल्डर्स आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, माइनर फ्रैक्टेड रॉक्स और डेब्रिस भी आता है। आउटवॉश प्लेन कैसे बनते हैं? आउटवॉश प्लेन देखा जाए तो यहाँ पे प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स or beyond limits of continental ice sheets are covered with glaciofluvial deposit in the form of broad flat alluvial fans which may join and to form outwash plains of यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेवल सिल्ट सैंड और क्ले। जो आउटवॉश प्लेन होता है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है उसमें क्या क्या होता है, एलुअल फैंस होता है विच में भी मतलब कौन सी यहाँ पे ग्रेवल्स हो सकते हैं, सिल्ट हो सकते हैं, सैंड हो सकता है, क्ले हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है इस प्लेन के अंदर। ठीक है। और ड्रम लाइन्स में क्या देखा जाए तो ड्रम लाइन एक स्मूथ ओवल शेप्ड, मतलब इस तरह से एक ओवल शेप रिज होती है, like features composed mainly of glacial till with some masses of gravel and sand. इसके अंदर भी gravel and sands होती है। The long axes of drum lines are parallel to direction of ice movement. जिस तरह से ice movement हो रहे उसी तरह से ये बनते हैं, हमने यहाँ पे देखा था उसको। ठीक है, ऊपर देखा है। इसकी लेंथ होती है 30 मीटर्स सो इन हाइट एंड one end of the drum lines facing the glacier called stoss होता है end the blunter and strip than the other end is tail। एक साइड पे क्या होता है ब्लंटर हो सकता है या स्ट्रिप हो सकता है, और अगर अदर देखा जाए तो टेल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे इसके लास्ट में इसकी ना इमेज देखेंगे ड्रम लाइंस की। ड्रम लाइंस फॉर्म ड्यू टू डंपिंग of rock debris beneath heavily loaded ice through fissures in the glaciers। तो ग्लेशियर के अंदर ही ये beneath में ही बनते हैं, ये डंपिंग रॉक डेब्रिस की वजह से ये बन जाते हैं। एंड द टॉस जो है एंड गेट ब्लंटेड ड्यू टू पुशिंग बाय मूविंग आइस। जो आइस मूव कर रहा है उसकी वजह से ये ब्लंट हो जाता है, मतलब इतने शार्प नहीं रहते हैं। ड्रम लाइन्स give an indication of direction of glacier movements। the drum line जो है इनकी वजह से इंडिकेशन मिलता है कि कैसे मूवमेंट करना है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है। ड्रम लाइन क्या होता है, बेसिकली एक स्मूथ ओवल शेप्ड एक रीज होती है, लाइक फीचर कंपोज मेनली ग्लेशियल टिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ओवल शेप्ड है ना, तो हाँ बिल्कुल इस तरह से ये ड्रम्स लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पे आज जो हमने देखा, जो फीचर देखे हमने
जियोमार्फ एजेंट के। तो उसमें हमने आज ग्लेशियर कवर किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वेव्स एंड क्या, एक मिनट, तो नेक्स्ट है वेव्स एंड करंट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और फिनिश ही कर देंगे, लास्ट में ये चैप्टर ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो रहा है, फोर्थ पार्ट में ये चैप्टर ही पूरा फिनिश कर देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूंगी या चेंज कर दूंगी अपना